Hello guys, welcome to my channel. My name is Vanshikanan. Today I am going to explain you chapter number 3 of History class 9th, Nazism and the Rise of Hitler. So let's get started. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था और ये टू पावर्स के बीच में हुआ था, सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की। अलाइड पावर्स में थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, और यूएसए। यूएसए ने पहले से अलाइड पावर को ज्वाइन नहीं किया था, वो बाद में उसने ज्वाइन किया था। और इन दोनों पावर्स में से सेंट्रल पावर हार गई थी, वो लूज़र थी, और अलाइड पावर विनर थी। तो ये लोग एक बहुत ही छोटा टाइप का वॉर चाह रहे थे कि जिससे उनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, उसको यूरोप को थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, इसलिए वो ये छोटा सा वॉर चाह रहे थे। और जर्मनी बहुत पावरफुल एम्पायर थी 20वीं सेंचुरी में, एंड जर्मनी ने सबसे पहले कंट्रोल फ्रांस और बेल्जियम पर किया था। लेकिन जब यूएसए ने एंटर किया अलाइड पावर्स को, तो यूएसए ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया और वो हार गई, जिससे कि सेंट्रल पावर हार गई पूरी। और फिर उसके बाद जर्मनी अलाइड पावर्स के हारने के बाद पूरे यूरोप ने सारा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया, जिससे जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे करना पड़ा और सारा कंपनसेशन भी, जिससे कि जो जर्मनी के किंग थे उन्होंने अपनी पोजीशन को लीव कर दिया, छोड़ दिया। और अब जर्मनी में कोई भी ऐसे ना हाई लेवल का इंसान नहीं था। तो जो सारे भी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी वो इकट्ठी हुई और एक वीमर एक प्लेस है वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की और एक नेशनल असेंबली फॉर्म की, और उसको उन्होंने नेम दिया वीमर रिपब्लिक। ये सब कुछ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर हुआ था, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और इसके बाद उन्होंने जर्मनी के अंदर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी स्टेट को पूरी आज़ादी देना, ऑटोनॉमी देना। फिर वहाँ पर डिप्यूटीज से इलेक्ट हुए, जैसे यूनिवर्सल लिटल फ्रेंचाइज में होते हैं ना, वैसे ही। और ये सब लोग जर्मन पार्लियामेंट में हुए थे। जर्मन पार्लियामेंट को रिचस्टैग भी बोलते हैं। और इन सब चीज़ों से वीमर रिपब्लिक ने जर्मनी को डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ह्यूमिलेटिंग था, बहुत हार्श था। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो जर्मनी थी उसने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज़ को भी खो दिया था। कॉलोनीज़ क्या होता है, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ से अपना संबंध रखना, तो उसने खो दिया था फर्स्ट वॉर के अंदर। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन, 26% कोल, उसको फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया को देना पड़ा था। अलाइड पावर्स थी वो जर्मनी को और ज़्यादा वीक करना चाहती थी कि जर्मनी और ज़्यादा वीक हो, तो इसलिए उन्होंने मिलिट्री पावर्स को भी अपने कब्जे में कर लिया। और जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो कंपनसेशन पे करे, वो भी 6 बिलियन। तो जर्मनी ने पे भी किया, कुछ दिनों बाद उसने पे किया, बट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है। एंड अलाइड पावर्स ने जर्मनी का रिसोर्स एरिया भी ऑक्यूपाई कर लिया, जिसको रिनलैंड बोलते हैं। और उसका एक लीडिंग एरिया भी उसने ऑक्यूपाई कर लिया, लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी का जिसको हम रूट बोलते हैं, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये सब चीज़ें थी जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में आती हैं। और हाँ, बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर। तो जो वॉर के इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और पूरे जर्मनी पे नहीं, पूरे होल यूरोप पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था, साइकोलॉजिकली भी एंड फाइनेंशियली भी। तो जो यूरोप था बहुत पावरफुल कंट्री था और दूसरी कंट्रीज़ को लोन देता था। बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप की इतनी बेकार कंडीशन हो गई थी कि उसको दूसरी कंट्रीज से लोन लेना पड़ रहा था। और जो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे वीमर रिपब्लिक को, उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नवंबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं। तो नवंबर क्रिमिनल्स वो लोग थे जो
वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। और कौन कौन थे? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो नवंबर क्रिमिनल्स के अपोज में थे। जर्मनी की इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के बाद। तो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में जर्मनी को कंपनसेशन पे करना पड़ा था 6 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जर्मनी में गोल्ड थी वो बहुत कम हो गया एंड इकोनॉमिक कंडीशन बेसिकली बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि सारा ही उनका रिसोर्स एरिया सब कुछ ऑक्यूपाई कर लिया गया था। और फिर उसके बाद जर्मनी ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, ओवर प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने जो उनकी करेंसी थी उसको ओवर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो वैल्यू थी पैसों की वो तो कम हो गई और जो प्राइजेस थे गुड के वो बढ़ गए, जिससे कि हाइपर इन्फ्लेमेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई जर्मनी के अंदर और इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जर्मनी को लगा कि फ़ायदा हो जाएगा अगर वो ओवर प्रिंटिंग करेंगे अपनी करेंसी की, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे कि अमेरिका ने थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई और उसकी हेल्प की जर्मनी की। बट क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जिसने कि कोलैप्स ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज स्टार्ट हो गया, जो कि 1929 से 32 तक चला, जिसमें जो नेशनल इनकम थी अमेरिका की वो हाफ हो गई और ये पूरा वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा था, स्पेशली जर्मनी पर ज़्यादा पड़ा था, जिससे कि जो जर्मनी की प्रोडक्शन थी वो 40% कम हो गई थी। एक तो पहले ही ट्रीटी ऑफ वर्सल्स की वजह से कम हो गई और एक फिर से अब कम हो गई, जिसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे उनकी कंडीशंस बहुत और ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। और जो मदर्स थी वो अपनी चाइल्ड का पेट नहीं भर पा रही थी और फिर जो पीजेंट्स थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एग्रीकल्चर में भी उनको अपना प्राइस कम करना पड़ा था। अगर वो ज़्यादा प्राइस करेंगे तो लोग ख़रीदेंगे ही नहीं, पैसे ही नहीं है। कम प्राइस करेंगे तो ख़रीदेंगे और उनके पास फिर प्रॉफिट भी नहीं बन रहा था, वो भी परेशान थे। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अब वीमर रिपब्लिक से सब लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया था। वो सोच रहे थे चलो वीमर रिपब्लिक कुछ करेगी, बट वीमर रिपब्लिक कुछ कर ही नहीं रही थी, लोगों को कॉन्फिडेंस भी चला गया। उसके बाद आर्टिकल 48 आया, जो कि उसमें क्या हुआ, सारी सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया और लोगों का अब सिर्फ वीमर रिपब्लिक से ही नहीं, जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब वीमर रिपब्लिक पे सब लोगों ने मीटिंग की थी तो वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया। अब लोगों को डर हो गया कि कोई आएगा और उनकी कंट्री पर कब्ज़ा कर लेगा और डिक्टेटरशिप बना देगा जर्मनी को। अब आता है राइज़ ऑफ हिटलर। तो जो एडोल्फ हिटलर थे वो बॉर्न हुए थे एक ऑस्ट्रेलियन टाउन में 20 अप्रैल 1889 में। उनके जो फादर थे उनका नेम था अलाइस हिटलर, उनकी मदर का नेम था कैलेविया। जो उनका चाइल्डहुड था वो पॉवर्टी में गुजरा था और जो हिटलर थे वो चाहते थे कि वो एक आर्टिस्ट बने, बट उनके फादर एग्री नहीं थे, तो उनके फादर की वजह से वो एक आर्टिस्ट नहीं बन पाए, बट कुछ और बड़ा बने वो, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस और सारी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन के बाद फाइनली हिटलर ने राइज किया जर्मनी के अंदर एज ए मैसेंजर, वो आए और बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स भी उन्होंने विन किए। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उन्होंने इस ग्रुप को रीनेम किया और नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग नाजी पार्टी भी बोलते थे। पहले तो हिटलर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, बट फाइनली 1932 में हिटलर को 37 वोट्स मिली रीचस्टैग के अंदर और उन लोगों का सपोर्ट भी मिला, जिससे हिटलर बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनके अंदर एक जागरूकता जाग गई कि अब तो उनको जर्मनी को डिक्टेटरशिप में लाना ही पड़ेगा।
जो हिटलर थे बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीकर थे और इसी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और उनको इसी वजह से बहुत सारी वोट्स मिली। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेशन डेवलप करेंगे और एम्प्लॉयमेंट और जो सिक्योर करेंगे फ्यूचर ऑफ यूथ्स, जो आने वाले जनरेशन होगी उसको सिक्योर करेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे और पूरी तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब उन्होंने बोला था। 30 जनवरी 1933 में फाइनली प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। हिटलर को उन्होंने ऑफर किया। वो चाहते थे कि हिटलर डेमोक्रेसी लाए जर्मनी के अंदर, बट उनको पता नहीं था कि हिटलर इतने अच्छे नहीं हैं। हिटलर ने जर्मनी को डिक्टेटरशिप बनाने का सोचा और उन्होंने अपनी शुरुआत किससे की? उन्होंने एक आग लगवाई जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उन्होंने आग लगवाई और इसका ब्लेम किस पर डाल दिया? अपने अपोनेंट्स पर, जिससे उनको रीज़न मिल जाए अपने अपोनेंट्स को अरेस्ट करने का। उन्होंने अपने अपोनेंट्स को अरेस्ट किया और 28 फरवरी 1933 में उन्होंने सस्पेंड कर दी सारी राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। और जो लोग उनकी बात को नहीं मान रहे थे उन्होंने उनको बड़ी तादाद में मारा। और बहुत इम्पॉर्टेंट 3 मार्च को 1933 में उन्होंने एनेबलिंग एक्ट स्टार्ट किया, जिसमें जो कुछ लॉज उन्होंने बनाए, उन्होंने डिक्टेटरशिप जर्मनी के अंदर फाइनली ला दी। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर दिया और उन्होंने बोला कि सब पार्लियामेंट्री पार्टीज़ जो भी कुछ है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ एक पार्टी चलेगी, वो है नाज़ी पार्टी। सारी उन्होंने मीडिया, सारी जुडिशरी, आर्मी सबको कंट्रोल में कर लिया और सब लोगों के ऊपर एक सीक्रेट पुलिस भी रखी और अपने जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर भी पूरी पुलिस से पूरा सेफ रहने की कोशिश की, जिससे कि वो रिवोल्यूशन वगैरह ना लाए। बट इस सब की वजह से जो उनका सपोर्ट था, जो लोगों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था, वो फाइनली बिल्कुल ही कम हो गया, क्योंकि उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया और उनको अब लगने लगा कि उन्होंने गलत किया है और अगर वो जर्मनी के अंदर हमेशा रहना चाहते हैं तो उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो उन्होंने फिर से जो उन्होंने ख़राब किया, लोगों का सपोर्ट मतलब कम हो गया, लोग उनकी तरफ, हिटलर की तरफ वो फिर से पाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, रिकन्स्ट्रक्शन किया जर्मनी में डिक्टेटरशिप के बाद। इकोनॉमिकली उन्होंने एक अपनी एडवाइज़र को असाइन किया जिनका नाम था हेल्मट स्कैट। मतलब इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग होती है। मैं कुछ और बोल रही हूँ, तुम्हारी टीचर कुछ और बोलेगी, यूट्यूब पर पढ़ोगी वहाँ पे कुछ और बोलेंगी। इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। और उन्होंने क्या एम किया, फुल प्रोडक्शन हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। और उन्होंने जर्मनी के अंदर सुपर हाईवेज़ भी इस्टेब्लिश किए और कार भी इस्टेब्लिश की। फर्स्ट कार जर्मनी में ही इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि हिटलर के द्वारा हुई थी। और पॉलिटिकली उन्होंने क्या किया, रीऑक्यूपाई कर लिया रिनलैंड। हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या हुआ था, जो उनका रिसोर्स एरिया था वो फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो हिटलर के आने के बाद जब हिटलर ने रिकन्स्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया तो हिटलर ने उनसे ये भी रीऑक्यूपाई कर लिया। और उसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी कंबाइन हो गए। 1938 में वो दोनों कंबाइन हुए। उन्होंने फॉर्म किया वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। ठीक है, तो ये सब हुआ और इसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर ने सोचा जो उन्होंने खोया है, जो उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को दिया है, अगर वो पाना चाहते हैं वो सब चीज़ें तो वॉर करना पड़ेगा। उन्होंने चूज़ किया वॉर, एक ऐसा वे जिससे वो दूसरी कंट्रीज़ से अपना खोया हुआ पूरा रिसोर्स पा सकते हैं। उनके एडवाइज़र ने उन्हें एडवाइस भी किया कि हिटलर, अभी तो आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है और अभी आप वॉर करोगे और जो आपने प्रोडक्शन में पैसे कमाए हैं उसमें अपना सारा इक्विपमेंट्स में और जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वॉर में, सारा पैसा उसमें लगा देंगे। बट हिटलर ने फाइनली, घमंडी थे हिटलर, उनको घमंड हो गया था अपने ऊपर और उन्होंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 से 45 तक चला।
सितंबर 1940 में जर्मन, इटली, जापान ने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसको एक्सिस पावर बोलते हैं। और दूसरी पावर थी एलाइड पावर, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए था। इन दोनों में भी फिर से विनर एलाइड पावर ही हुई और लूज़र एक्सिस पावर हुई। जो वॉर था वो दो फ्रंट पे चल रहा था, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। जो ईस्टर्न फ्रंट था उस पर रेड आर्मी वॉर कर रही थी। वेस्टर्न फ्रंट पे था उसमें ब्रिटिश के जो लोग थे जर्मनी में, मतलब जो जर्मनी जिसमें जर्मनी आती थी वो वाली वार लड़ रही थी। तो जब यूएसए ने जापान के अंदर एक जगह है हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पर बॉम्ब्स फेंके तो सब कुछ ख़त्म हो गया। वो हार गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। तो 2 बार वॉर हुआ, दोनों बार जर्मनी हार गई। तो हिटलर को लगा कि अब और बेइज्जती नहीं करानी है अपनी, अब प्रोडक्शन करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे और जर्मनी के अंदर रहेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। उन्होंने नया अपना फाइनल डिसीज़न बताया कि अब हम वॉर नहीं करेंगे और अब जर्मनी के अंदर सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ही रहेंगे। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कौन लोग थे? जिनकी ब्लॉन्ड ब्लू आइज़ होती हैं, वो टॉप पर रहने चाहिए। और जो बाकी के लोअर सेक्शन के लोग हैं उनको ज्यूज़ नाम दिया, उनको निकालने का सोचा। वो चाहते थे कि जो सोसाइटी हो वो बिल्कुल प्योर हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की हो और बाकी को एलिमिनेट कर दिया गया। जो ज्यूज़ थी, जो लोअर सेक्शन के लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और उनको स्टीरियोटाइप्ड भी बोला गया कि ये तो स्टीरियोटाइप्ड है, ये किलर्स है बेसिकली, इन्होंने किसी को मारा है, ये स्टीरियोटाइप्ड है। और उनको बहुत ज़्यादा कम स्पेस दिया गया रहने के लिए। और फाइनली 1933 और 1938 के बीच में ज्यूज़ को बोल दिया गया कि अब आप प्लीज़ हमारी कंट्री से निकल जाइए। और 1939 और 1945 के बीच में कुछ लोगों को, जो थोड़ा हिम्मत वाले थे, जिन्होंने सोचा कि नहीं हम तो जर्मनी में ही रहते हैं, हम क्यों जाएंगे यहाँ से, जो ज्यूज़ थे बेसिकली, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जो नहीं गए, उनको उन्होंने मार दिया गैस चैम्बर्स के अंदर पोलैंड में। अब हिटलर चाहते थे कि इन्होंने ज्यूज़ को भी निकाल दिया, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, उन्होंने सोचा कि छोटे बच्चे हैं वो भी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं स्ट्रॉन्ग नाज़ी सोसाइटी बनाता हूँ अपनी जर्मनी के अंदर। उन्होंने स्कूल स्टैब्लिश किए जिसमें उन्होंने टीचर्स को असाइन किया और बोला कि आप बच्चों को नाज़ी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाओ और सिर्फ वही बच्चे आने चाहिए स्कूल में जो कि बिल्कुल प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हो, जिनकी ब्लॉन्ड ब्लू आई हो, और बाकी बच्चे नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। और बच्चों को बताया गया कि आप ज्यूज़ को हेट करो और हिटलर की वर्कशिप करो। जब 10 इयर्स के बच्चे होंगे उनको एंटर करना पड़ेगा जंग वॉर में। जब 14 के हो जाएंगे तो सारे बॉयज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर ट्रेनिंग इन नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन उनको ज्वाइन करना पड़ेगा लेबर साइंस एंड देन टू सर्व इन आर्मी फोर्स। बेसिकली 10 इयर्स के जब हो जाएंगे तो जंग वॉक उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। 10 इयर्स तक तो वो जंग वॉक में रहेंगे, 14 इयर्स में नाज़ी यूथ। आफ्टर 14 जब वो ट्रेनिंग करके आएंगे तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सब बॉयज़ को ये करना था। और बच्चों को उन्होंने ये भी बोला कि जो बॉयज़ हैं बेसिकली वो अग्रेसिव होने चाहिए और जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुड होना चाहिए। और ये भी बोला कि वुमेन डिफरेंट होती है मेन से और इसलिए फ़ाइट फॉर इक्वल राइट्स, मतलब अगर आप इक्वल राइट्स की बात करते हो तो वो गलत है। वुमेन अलग होती हैं मेन से, तो आप इक्वल राइट्स की बात मत करो। सिर्फ राइट ज़्यादा मेन को मिलेंगी ना कि वुमेन को। मतलब यहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं थी। और ये भी हुआ वहाँ पर कि जो मदर्स नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को बॉर्न कर रही थी उनको तो अवार्ड दिया जा रहा था, जो ज्यूज़ जैसे गंदे बच्चों को बॉर्न कर रही थी उनको पनिश किया जा रहा था। ये बहुत गलत बात हो रही थी वहाँ पर। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में ये आता है कि जो नाज़ी पार्टी थी वो कभी भी किल और मर्डर वर्ड यूज़ नहीं करती थी। हाँ, वो लोगों को मारती थी, मर्डर करती थी, बट वो ये वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करती थी। इन वर्ड्स की बजाय वो मास किलिंग वर्ड यूज़ करती थी। और
नाज़ी पार्टी ने लोगों को मजबूर कर दिया था उनकी आइडियोलॉजी को दूर दूर तक स्प्रेड करने के लिए। मतलब वो चाहते थे उनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो, बट लोग नहीं सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने लोगों को मजबूर किया। जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने डेथ पर रख दिया कि अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो मरोगे। तो लोगों को जानबूझकर उन्होंने बोला कि तुम सपोर्ट करो, और लोगों को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ा। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक जो है हॉलोकॉस्ट। ये रिलेटेड है ज्यूस से। जो ज्यूस थे वो चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड जाने उनकी सफ़रिंग को, जो उन्होंने नाज़ी के टाइम पर सफ़र किया है, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा है, इन सारे ऑपरेशंस को उन्होंने बोला हॉलोकॉस्ट। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ फाइनली completed. Please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you very much.